एवरीवन, माय नेम इज़ सागर और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे फर्स्ट यूनिट से कंप्राइज करेगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना, जो सबसे बेसिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कम से कम 1 या 2 मार्क्स का, या जब पहले MCQs नहीं होते थे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता था। तो वो है आपका कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ है क्या, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ है आपका, पहले हम स्टेटमेंट स्टडी कर लेते हैं कि इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसके कहने का मतलब क्या था कि भाई दो चार्जेस अगर आपस में रखें तो उन पे दो तरह के फोर्सेस लग सकते हैं बेसिकली, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। ठीक है, अगर सेम चार्जेस हैं तो क्या लगेंगे, रिपल्शन, और अपोजिट चार्जेस होते हैं तो क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा, वो कूलॉम्स ने आपका स्टेबलाइज करके बताया कि वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी, या ऐसे कह लो कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा या चार्जेस की वैल्यू या मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो वो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो उन्होंने कहा ये प्रोपोर्शनल साइन था, और उन्होंने बोला कि ये फोर्स, मान लो कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, और इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी अगर ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये फोर्स घटने लग जाएगा। और ये चीज़ आप फील भी कर सकते हो। लाइक कैसे फील कर सकते हो कि दो चार्जेस हैं, लाइक मैग्नेट्स के साथ भी फील कर सकते हो, लेकिन वहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगता है, यहाँ पे कूलॉम फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे फील आपको समझ आ जाएगा। लाइक दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस को जितना पास लाओ उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जितनी ज़्यादा दूर ले जाओ उतना कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बिल्कुल यही चीज़ ऑब्जर्व करके उन्होंने ये फॉर्मूला स्टेबलाइज करने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि भाई इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें हम तो F की वैल्यू Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुई। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा मैं, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसको हम कहेंगे कूलॉम्बिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, F की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, यानी दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये हमारे कूलॉम्स ने अच्छे से बता दिया। और तुम सबको पता है, ये लाइन मैं लास्ट में बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो है अपने पास, ये मैग्नीट्यूड है अपने पास। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, F = K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो दिस इज योर फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अच्छे से समझ आया, ठीक है। तो ये था फोर्स, लेकिन अब इसकी कुछ और कैटेगरीज हम आगे स्टडीज करने वाले हैं। लाइक ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लगाया या कूलॉम्बिक कांस्टेंट लगाया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है। अच्छा, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, इसकी वैल्यू इक्वल आती है 1/4πε0 के इक्वल। 1/4πε0 इज योर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 9 × 10⁹ आपका आंसर आता है। ठीक है। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट, यानी ये एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म आ गया। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं इसको। तो ये परमिटिविटी मैंने नॉट लगा रखा है, ठीक है। तो मैंने ये परमिटिविटी लगा रखा है। ये परमिटिविटी है क्या, ये परमिटिविटी नॉट लगा रखा है तो समझ लेना ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ये कौन सी परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। खैर ये सब छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि परमिटिविटी का मतलब क्या है। जो आपके
बुक में समझा नहीं रखा कि परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी असल में ये चीज़ होती है कि भाई एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में हो, एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के प्रेजेंट में हो, या बेसिकली होता है क्या है, अगर चार्ज अकेले बैठा हुआ है, चार्ज अगर रेस्ट में है, तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है? छोड़ता है। या तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने तरफ फील्ड लाइंस होंगी उसकी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे अवे होंगी चार्जेस। लाइक एक छोटा सा डायग्राम, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ये फील्ड लाइन जाएंगी इसके अवे, और अगर नेगेटिव साइन का चार्ज होता है तो ये जाएंगी इसकी टुवर्ड्स, ये जाएगी इसकी टुवर्ड्स। तो ये याद रखना। और बेसिकली अभी हम पढ़ने भी वाले हैं कि फील्ड लाइंस होती क्या हैं और कैसे कैसे डायग्राम्स बनते हैं, तो ये याद रखना। तो ये परमिटिविटी होती क्या है कि भाई एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि वो चार्ज फील्ड लाइंस भेज रहा है और वो फील्ड लाइंस की वजह से ही उस पर फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स का नाम है हमारा कूलम्बिक फोर्स। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो परमिटिविटी इज जस्ट लाइक अ परमिशन, कि आप क्या दे रहे हो? परमिशन दे रहे हो, कि उस मीडियम की परमिशन। यानी भाई आपने ये चीजें स्टडी की ना कि भाई चार्जेस को रखा है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो कहाँ रखा है? चार्जेस को एक मीडियम में ही रखा होगा, या तो हवा में रखा होगा, यानी किसी ना किसी मीडियम में रखा होगा। तो भाई उसी मीडियम का परमिशन, यानी वो कितने फील्ड लाइंस को परमिशन दे रही है जाने के लिए, इसी को बोला जाता है परमिटिविटी। और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या है कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब है जो मीडियम है वो है एयर, जो मीडियम है वो है एयर, मीडियम है एयर। और मीडियम यानी एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर आपको अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये सारा का सारा भी समझाना बाकी है, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी। और कौन सा परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹, और इस एप्सिलॉन नॉट की अकेले की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। अच्छा इसकी यूनिट्स क्या होंगी? इसकी यूनिट्स कैसे होंगी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। लाइक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है यूनिट्स और डायमेंशन निकालना, तो इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालेंगे हम। तो यहाँ पे इसका SI यूनिट लिख देते हैं, इसका SI यूनिट, और यहाँ पे इसका डायमेंशन मैं दोनों निकाल के दिखाऊंगा, SI यूनिट भी और डायमेंशन भी। चलो देखते हैं। तो आपने अगर 11th क्लास में थोड़ी चीज़ें स्टडी कर रखी हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि अगर किसी का डायमेंशन या यूनिट्स निकालनी है तो उसके फॉर्मूले पे जाते हैं। तो अपना फॉर्मूला ये यानी कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2/R²। Q1 Q2/R², कुछ ऐसा फॉर्मूला है। अच्छा अपने को किसकी यूनिट चाहिए? एप्सिलॉन की चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2/F_R² होगा कि नहीं होगा? अब तुम बोलोगे सर 1/4 पाई कहाँ चला गया? तो 1/4 पाई का डायमेंशन नहीं होता, ना तो उसका SI यूनिट क्यों होता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आप सब जानते हो, तो इसीलिए उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। अच्छा इस हिसाब से यूनिट्स क्या होंगी? चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम्ब, तो कूलम्ब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन में फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, और ये होता है मीटर स्क्वायर। अच्छा इस हिसाब से यूनिट्स क्या बन गई? इस हिसाब से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स बन गई। मैं इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी, है ना, तो इसकी यूनिट्स बन गई। इसकी यूनिट्स क्या बन जाएंगी? इसकी यूनिट्स बन जाएंगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा इसका डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन कैसे स्टडी करोगे? डायमेंशन स्टडी करोगे कुछ ऐसे, है ना, यहीं से आप इसका क्या डायमेंशन क्या फाइंड आउट कर सकते हो? डायमेंशन। अच्छा डायमेंशन के लिए चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज को करंट इनटू टाइम के रिलेशन में ले जाओगे, तो इसको आप लिख सकते हो AT का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन यानी फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2। अच्छा और ये डिस्टेंस है, सेपरेशन का क्या होता है? L, ये हो जाएगा L का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा m-1 L-3, और क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका आंसर T, आपका आंसर आ जाएगा m-1 L-3, और आ जाएगा A और T की पावर व्हाट? T की पावर हो जाएगी +4। तो आपका डायमेंशन भी आ चुका, विच इज m-1 L-3 A T4, और ये था आपका डायमेंशन ऑफ
एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आज हम इतना ही करते हैं, आपको मैंने बेसिक पूरा अच्छे से पढ़ा दिया, इसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो आज हमने क्या पढ़ा, कूलम्ब फोर्स पढ़ लिया, परमिटिविटी पढ़ लिया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ लिया और उसके फॉर्मूले, डायमेंशन और एसआई यूनिट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।